नमस्कार। आज हम डीडी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल तक हमने सीसी पूरी कर ली थी, उसमें एक आध टॉपिक पीछे रह गया था, वो देखते हैं। बाकी टॉपिक तो हमारे पूरे हो गए थे। उसमें एक टॉपिक बाकी था हमारा वर्गीकरण के 9 चरण यानी 9 चरण 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के सीसी के अंदर 9 चरण कौन कौन से। तो देखिए आप 9 चरण है। पहला चरण का नाम है रो टाइटल। क्या नाम है? रो टाइटल। यानी ये चरण इस तरह से है कि वर्गीकरण कैसे करना है ना, वर्गीकरण है ना, क्लास नंबर कैसे बनाते हैं, इस चरण को फॉलो करते हुए रंगनाथन ने क्लास नंबर बनाए थे, वो देखते हैं। तो पहला चरण है 0 लिखा हुआ है। 0 से लेकर टोटल कितने चरण हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेप हो गए। तो 0 भी इंक्लूड है। तो आप एग्जाम में ऐसे नहीं है ऑप्शन में 8 मिले 8 लगा के आ जाओ, 9 स्टेप है। तो देखिए पहला है रो टाइटल यानी अपरिष्कृत संख्या, यानी टाइटल जैसा है वैसा लिखना, यानी वो अभी एग्जाम्पल से अपन एग्जाम्पल करेंगे तो अपन को समझ में आगे आ जाएगा। दूसरा है एक्सप्रेसिव टाइटल यानी अभिव्यंजक अखिया। तीसरा टाइटल इन कर्नल फॉर्म एंड सार्वपदीय अखिया। चौथा एनालाइज टाइटल विश्लेषित अखिया। पांचवा ट्रांसफॉर्म टाइटल एंड रूपांतरित अखिया। और छठा है मानक पदीय अखिया एंड टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म यूज करनी है। और छठा है टाइटल इन फोकल नंबर यानी नाभिकीय संख्या का यूज करना है। और सातवां ये हो गया। और 8वां देखिए क्लास इन नंबर यानी क्लास नंबर बनाने यानी वर्ग संख्या बनानी है। और 9वां है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करना है कि हमने जो क्लास नंबर बनाए हैं वो सही तो बनाए या नहीं बनाए, उसका वेरिफिकेशन करते। तो इसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हमारे पास कोई बुक आई मधुशाला नाम की, हरिवंश राय की कोई साहित्य कविता है, वो हमारे पास आई है लाइब्रेरी के अंदर। उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है मधुशाला। क्या लिखा हुआ है? मधुशाला। मधुशाला नाम से कोई बुक आई है नहीं। जैसा अब रो टाइटल का मतलब बुक का जैसा टाइटल है वैसा के वैसा लिख देना है ना। रो टाइटल का मतलब जैसा टाइटल है वैसा का वैसा लिख देना, यानी जैसा टाइटल वैसा लिख देना। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है एक्सप्रेसिव टाइटल है अभिव्यंजक टाइटल। अब इसको एक्सप्रेस करना, खोलकर बताना कि भाई मधुशाला क्या है। तो मधुशाला क्या है? मधुशाला पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1834 में देरगा है। बच्चन की हरिवंश राय बच्चन की साहित्य की कविता है। साहित्य की कविता है, हरिवंश राय बच्चन की साहित्य की कविता है। ये हमने पूरा इस खोल के बता दिया है, नहीं इसको एक्सप्रेस करके बता दिया इस टाइटल को कि मधुशाला क्या है। तो मधुशाला क्या? हरिवंश राय बच्चन की हिंदी साहित्य की कविता क्या है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, इसकी भाषा भी बतानी पड़ेगी, हिंदी साहित्य की कविता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, नहीं अभिव्यंजक। इस टाइटल को हमने खोलकर बता दिया क्या चीज। तीसरा स्टेप है टाइटल इन कर्नल फॉर्म एंड सारपदीय क्या है, नहीं आवश्यक चीजों को रखना, अनावश्यक चीजों को हटा देना। सारपदीय का मतलब आवश्यक चीजों को रखना और अनावश्यक चीजों को हटा देना है। यानी इस पद के अंदर मूल पद कौन से हैं उनको रखना। जैसे देखिए तीसरा स्टेप यानी मधुशाला, या इसको तो मैंने खोल के लिखा, ऐसे लिख लो। मधुशाला को बता दिया कि मधुशाला क्या है। और तीसरा स्टेप क्या है, इनको खोलकर बताना है, यानी सारपदीय पदों को रखना है। यानी हरिवंश सारपद हो गया राय बच्चन, और फिर हिंदी इसकी को हटा देना है, फिर साहित्य और कविता। तो सारपदीय जिनका अर्थ हमें सीसी में पता है, हम पता कर सके, उनको रखना, बाकी को हटा देना, यानी मूल पदों को रखना। फिर चौथा टाइप स्टेप है इसका एनालाइज टाइटल, इसका विश्लेषण करना है। कौन से सब्जेक्ट का यानी कौन से पद का क्या सब्जेक्ट है उसका हम विश्लेषण करेंगे।
तीसरा स्टेप में क्या है, विश्लेषण करेंगे। जैसे हरिवंश राय का क्या विषय है सीसी के अंदर, हरिवंश राय वचन P3 विषय क्या है, P3 विषय है। मेन क्लास के अंदर जाकर देखेंगे P3 विषय मिला है। हिंदी के लिए क्या मिला है, P1 मिला है भाषा के अंदर। और साहित्य के लिए मेन क्लास होगी। और कविता के लिए क्या मिली, कविता के लिए P2 मिला, कविता के लिए P2 मिला। तो इस तरह से अपन ने एनालाइज टाइटल एंड विश्लेषित टाइटल निकाल दिया। फिर पांचवा स्टेप है ट्रांसफॉर्म टाइटल एंड, टाइटल को रूपांतरित करना है। आप टाइटल को रूपांतरित करेंगे। पांचवा स्टेप है ट्रांसफॉर्मिंग टाइटल है, रूपांतरित टाइटल यानी कौन से विषय का, यानी मेन फैसेट फॉर्मूला के अंदर किस क्रम के अनुसार इन विषयों को जमाया गया, फैसेट फॉर्मूला के अनुसार जमा देंगे। यानी फैसेट फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले जमाएंगे साहित्य को, मेन क्लास को। उसके बाद जमाया गया है किसको, भाषा को। उसके बाद जमाया गया कविता को। और उसके बाद फिर हरिवंश राय को जमाया गया, यानी हरिवंश राय वचन यानी P3 को, यानी P2 को, P3 को। इस तरह से अपन, ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप है टाइटल एंड स्टैंडर्ड टर्म एंड मानक पदी आख्या, यानी मानक पदी आख्या। इसके अंदर अब सीसी के अंदर जाकर देखेंगे इन साहित्य, हिंदी, कविता और हरिवंश के लिए स्टैंडर्ड टर्म क्या यूज की गई है, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आप छठा स्टेप क्या है, टाइटल एंड स्टैंडर्ड मानक पदी है। मानक पदी है जैसे साहित्य के लिए क्या यूज, लिटरेचर यानी मेन क्लास। और हिंदी के लिए हिंदी भाषा लैंग्वेज। और फिर हमने देखा कविता के लिए पोएट्री। फिर हरिवंश राय वचन के लिए जन्म वर्ष के आधार पर यानी डेट ऑफ ऑथर, डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे ऑथर की। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। अब 6 स्टेप हो गए। टाइटल स्टैंडर्ड टर्म सीसी के अनुसार हमने जमा दिया। अब 7वां स्टेप है टाइटल इन फोकल नंबर, यानी इसको अब पहली बार अब इसको क्या नंबर प्रदान करेंगे, यानी इसको अंक प्रदान करेंगे। यानी इनके क्या क्या नंबर लिखे हुए, जैसे लिटरेचर के लिए क्या नंबर है, लिटरेचर के लिए नंबर लिखे हुए हैं O, यानी लिटरेचर साहित्य के लिए मेन क्लास क्या होगी O। और हिंदी के लिए लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर में लिखे हुए 152 नंबर। पोएट्री के लिए नंबर लिखा हुआ है, इसी के अंदर जाएंगे। पोएट्री के लिए नंबर लिखा हुआ है 1। और डेट ऑफ बर्थ के लिए नंबर, टाइम आइसोलेट चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर डेट ऑफ डीओबी बर्थ के लिए क्या लिखा हुआ है, लेखक के बर्थ के लिए N। कितनी बर्थ दी हुई है, 1834 दी हुई है। अभी हमने देखा था 1834 के अंदर, तो N 1834 के लिए M क्या हो जाएगा 34, M 34। तो ये 7 स्टेप हो गए। टाइटल इन फोकल नंबर पहली बार नंबर प्रदान कर दी। अब मैं 8वां स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। 8वां स्टेप क्लास नंबर प्रदान कर देंगे। अब इनको क्या कर देंगे, वर्ग संख्या बढ़ा देंगे। वर्ग संख्या बढ़ा देंगे जैसे फैसेट फॉर्मूला में फिट करते हुए वर्ग संख्या बढ़ा देंगे। फैसेट फॉर्मूला जैसे O मैन क्लास होगी, इनका फैसेट फॉर्मूला में बता देता हूँ आपको। लिटरेचर का मैन क्लास का P1, P2, P3, P4। लेकिन P4 तो हमारे पास है नहीं, तो P3 तक ही है। O P1 क्या है हमारे पास 151 है, लैंग्वेज आइसोलेट वाली 152। और P2 पोएट्री और M 34। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या। ये हो जाएगी वर्ग संख्या। इस तरह से इसकी, इस बुक की क्या बन गई, वर्ग संख्या। और नम्मा स्टेप क्या है, इसको वेरिफिकेशन करेंगे, यानी वेरिफिकेशन करेंगे नम्मा स्टेप के अंदर। जैसे देखिए अपन ने नंबर लिखा, O किसका नंबर लिखा है, O लिटरेचर का, लिटरेचर के लिए लिखा है, यानी सही लिखा है। 152 किसके लिए लिखा है, हिंदी भाषा के लिए लिखा है। 1 किसके लिखा है, पोएट्री के लिए लिखा है। M 34 किसके लिए लिखा है,
DOB ऑफ ऑथर के लिए लिखा है। तो ये पूरे 9 स्टेप हो गए वर्गीकरण के लिए। हमने एक एक स्टेप का अध्ययन कर लिया और हमने क्लास नंबर भी बना लिया। तो ये 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है या तो पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आएंगे कि वर्गीकरण के कितने स्टेप्स है, तो 9 स्टेप्स है। दूसरा क्वेश्चन आएंगे कि वर्गीकरण के, अब मैं थोड़ा इनको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना। अब देखिए आप एक, मैं यहाँ पे आपको और बताता हूं। जैसे रंगनाथन ने 3 वर्ग ऑफ प्लान बताए थे, यानी 3 स्तर बताए थे किसी वर्गीकरण पद्धति के। 3 स्तर मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पहला स्तर था आइडिया प्लान, दूसरा वर्बल प्लान और तीसरा नोटेशन प्लान। नोटेशन प्लान, ये 3 वर्ग ऑफ प्लान मैंने बताए थे रंगनाथन ने किसी बुक के क्लास नंबर को डिजाइन करने के लिए। जैसे इसमें देखिए 0 से लेकर 5 तक के, 0 से लेकर 5 तक के स्टेप्स को किसके अंदर रखा गया, आइडिया प्लान के अंदर। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले आइडिया प्लान के अंदर 0 से 4 तक को रखा गया, 0 से 5 तक को, है ना। 0 भी इंक्लूड है, एक स्टेप है। और फिर आगे वाला स्टेप, यानी आगे वाला स्टेप 5 और 6 को रखा गया वर्बल प्लान में। फिर पीछे बचे हुए 2 स्टेप थे 7, 8, इन दोनों को किसमें रखा गया, नोटेशन प्लान के अंदर, नोटेशन प्लान। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सके आइडिया प्लान के अंदर कितने स्टेप है, वर्बल प्लान में 2 स्टेप है, नोटेशन प्लान में 2 स्टेप है, और आइडिया प्लान में कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप और 2 7 और 2 9 स्टेप। 5 स्टेप इसमें हो गया, 2 स्टेप। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइडिया प्लान। तो ये था हमारा 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण के 9 चरण। तो ये पीछे बताओ। तो अब हमारी सीसी कंप्लीट हो गई। अब हम डीडीसी पढ़ते हैं। आप हेडिंग लगा दीजिए डीडीसी, आप हेडिंग लगा दीजिए डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी डीडीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। ये किसने बनाई थी, यानी ये क्लासिफिकेशन स्कीम किसने दी थी, ये मेलविल डेवी ने दी थी। मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था, 10 दिसंबर 1851 को। आपको पूछे तो बता सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। और मेलविल डेवी ने अपने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए बनाई थी। ये पत्ती किसके लिए बनाई थी, अपने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए बनाई थी। एम्स हर्ड कॉलेज लाइब्रेरी के लिए उन्होंने बनाई थी। मेलविल डेवी ने जब ये पत्ती बनाई तब कोई सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाई थी। अपने कॉलेज की, सिर्फ अपने पुस्तकालय की पुस्तकों को वर्गीकरण करने के लिए ये पत्ती बनाई थी। इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, यानी ये साइंटिफिक तौर से नहीं बनाई गई थी। उन्होंने अपने सिर्फ कॉलेज लाइब्रेरी के पुस्तकालय को वर्गीकरण करने के लिए बनाई थी पुस्तकों को। तो मेलविल डेवी ने ये पत्ती कब बनाई थी, 1876 के अंदर। 1876 के अंदर ये पत्ती बनाई थी। और मेलविल डेवी का जन्म आपको पूछ ले तो 10 दिसंबर 1851 को इनको मेलविल डेवी का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका के। मेलविल डेवी का जन्म हुआ था। डीडीसी पद्धति आज विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है, क्योंकि यह पद्धति सबसे सरल पद्धति भी है। और इस पद्धति का मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग करना इस यही कारण है कि आज तक ये पद्धति अपडेशन में चलती है, यानी अभी तक इसके 23 संस्करण आ चुके हैं। लास्ट संस्करण इसका 2011 में आ गया था, 23वां संस्करण। तो ये टाइम के अनुसार चलने वाली पद्धति है। अभी तक 23 संस्करण भी आ गए थे और इसमें प्योर नोटेशन का भी प्रयोग किया गया था, यानी इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया था। ये बोलने, लिखने और अंकन के अंदर ये सरल पद्धति भी है, इसलिए इस पद्धति का ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब देखिए अपन इस पद्धति का विकास, यानी डीडीसी पद्धति का, आप हेडिंग लगा दीजिए डीडीसी पद्धति की संरचना व विकास, यानी इसका विकास कब कब हुआ और इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा इतिहास में चलते हैं। डीडीसी पद्धति का बनने का बेस कैसे बना था, यानी इस
मेलविल डेवी के दिमाग में आइडिया कैसे आया था डीडीसी पत्ती बनाने का, वो देखते हैं। तो देखिए 1623 इतिहास की डेट थी, 1623 की डेट। उस टाइम फ्रांसीसी बेकन था, एक व्यक्ति था फ्रांस का रहने वाला। बेकन ने चार्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग प्रकाशित किया। इन्होंने एक चार्ट प्रकाशित किया कब, 1623 के अंदर, यानी फ्रांसीसी बेकन ने एक चार्ट प्रकाशित किया। इस चार्ट ने सभी पत्तियों को बहुत प्रभावित किया और उसके बाद एक डेट आई 1695 की। तो फ्रांसीसी बेकन ने वर्गीकरण पत्ती का निर्माण किया। कब? एक वर्गीकरण पत्ती का निर्माण किया 1695 के अंदर। और वर्गीकरण पत्ती का निर्माण किया और उन्होंने विषय को किस प्रकार व्यवस्थित किया वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लीजिए, एक इतिहास की और डेट आई थी और फ्रांसीसी बेकन के बाद एक और आया था व्यक्ति जिन्होंने W.T. हैरिस था। हैरिस ने, इन्होंने भी अपनी कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पत्ती बनाई थी। सेंट लुइस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया। यानी जो ये W.T. हैरिस ने 1870 में जो पत्ती बनाई ना, जो फ्रांसीसी बेकन के वर्गीकरण पत्ती का पर आधारित किया, उस पर आधारित थी। तो हैरिस पद्धति फ्रांसीसी बेकन की पद्धति पर आधारित थी। तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूं, हैरिस पत्ती फ्रांसीसी बेकन पत्ती पर आधारित थी। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए, लेकिन हैरिस ने बेकन की पद्धति के विपरीत क्रम में, याद रखना आप, विपरीत क्रम में विषय को व्यवस्थित किया था। यानी बेकन की पत्ती ने बेकन ने जो विषय का क्रम यूज किया उसके विपरीत क्रम में किन्होंने व्यवस्थित किया था, हैरिस ने। तो हैरिस की पत्ती पर आधारित कौन सी पत्ती आगे जाकर बनी, ये डीडीसी। तो 1876 की डेट आई। मेलविल डेवी ने डीडीसी पत्ती बनाई। डीडीसी पत्ती बनाई कब? 1876 मेलविल डेवी ने। डीडीसी पत्ती किस पर आधारित थी? अब ये किस पर? W.T. हैरिस पद्धति पर आधारित थी। W.T. हैरिस की पद्धति पर यह पद्धति आधारित थी। अब मेलविल डेवी वाली डीडीसी पद्धति। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई हैरिस की पद्धति किस पर आधारित थी? बेकन पर। और मेलविल डेवी की पद्धति किस पर आधारित थी? आपको क्वेश्चन पूछ रहे तो हैरिस पर। तो हैरिस की पद्धति किस पर थी? बेकन पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ ले, ऑप्शन में ये दे ही नहीं, हैरिस दे ही नहीं, बेकन पर दे। मेलविल डेवी की पद्धति आधारित थी, ऑप्शन में देते बेकन, तो भी बेकन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी पद्धति इस पर आधारित थी और इसकी पद्धति इस पर आधारित थी। तो ऑलरेडी मेलविल डेवी की पद्धति भी बेकन पद्धति पर आधारित हो गई। तो अब देखिए इन्होंने विषय को किस तरह से जमाया वो देखते हैं।
एक तरफ आप बैकन लिख दीजिए, कब आई थी बैकन की पत्ती? 1695 के अंदर आई थी। इन्होंने विषय को इतिहास, पहले विषय को, फिर काव्य, फिर दर्शन वगैरह, इस तरह से विषय को जमाया था। और इधर आ गया हैरिस पत्ती। हैरिस पत्ती कब आई थी? 1870 के अंदर। 1870 के अंदर आया था। इन्होंने इसके विषय का विपरीत क्रम व्यवस्थित, इस पर तो आधारित थी, लेकिन विषय का विपरीत क्रम जैसे देखे, इन्होंने सबसे पहले दर्शन को लिया, फिर काव्य को, फिर इतिहास को। इन्होंने अपने सेंट लुइस कॉलेज के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए पत्ती बनाई थी। और फिर डेवी की पत्ती हो गई, कब आई थी? 1876 के अंदर। और डेवी ने क्या किया? इन्हीं विषयों को बनाया, जैसे कृतियां, सबसे पहले सामान्य कृतियां को लिखा, यानी जनरल क्लास को लिया, यानी 00 से लेकर, फिर इन्होंने दर्शन को लिया, यानी यही विषय थे। फिर इस तरह से करते इतिहास व भूगोल के विषय को लिखा और उनको 900 क्लास नंबर दिया। तो इस तरह से ये पत्तियां, इस तरह से विषय को इन्होंने व्यवस्थित किया था, बैकन ने, हैरिस ने और डेवी ने। ये बेसिक बातें थी डीडीसी के बारे में। अब देखिए, मेलविल डेवी को आप नोट कर लीजिए, मेलविल डेवी को वर्गीकरण का पिता कहते हैं, यानी आधुनिक वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए तो मेलविल डेवी को कहते हैं। ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आपने वर्गीकरण पद्धति का जनक किसको कहते हैं? तो भी मेलविल डेवी को कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति का जनक भी मेलविल डेवी को कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी मेलविल डेवी को कहते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यानी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का लिख देना आप, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक या पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का जनक, ये दोनों एक ही बात है। और 1876 के अंदर मेलविल डेवी ने किस कॉलेज के लिए पद्धति बनाई थी? एम्स हर्ट कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पद्धति बनाई थी। आपको पूछ ले एग्जाम में तो बता देना, एम्स हर्ट कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पद्धति बनाई थी। अब देखिए आगे, देखिए आप, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट उनको नोट कर लीजिए। डीडीसी पद्धति को अधिक सरल बनाने के लिए इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया, प्रयोग यानी 0 से 9 नंबर का प्रयोग किया गया। और डीडीसी पद्धति में दशमलव का प्रयोग किया गया, दशमलव यानी डॉट का प्रयोग, दशमलव का प्रयोग आंखों को आराम देने के लिए, आंखों को आराम तथा वाणी को विराम देने के लिए किया गया। और दशमलव का प्रयोग कितने अक्षरों के बाद किया गया, यानी कितने अक्षर, यानी 3 अक्षर के बाद किया गया, यानी 3 अंकों के बाद किया गया। 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग किया गया, दशमलव का प्रयोग किया गया, जो आंखों को आराम तथा वाणी को विराम देने के लिए किया गया था डीडीसी के अंदर, 3 अंकों। और डीडीसी पद्धति के अंदर ये जो नंबर होते हैं ना, क्लासिफिकेशन नंबर, उनका उच्चारण टेलीफोन नंबर की तरह किया जाता है, यानी 2 3 4 4 5 6 4 5 3, इस तरह से नंबर को पढ़ा जाता है उनके। तो डीडीसी पद्धति में क्लास नंबर या अंकों का उच्चारण टेलीफोन नंबर की तरह किया जाता है,
ये आप नोट कर लेना। डीडीसी पद्धति में क्लास नंबर या अंकों का प्रयोग, टेलीफोन नंबर यानी उच्चारण, इन अंकों का उच्चारण कैसे किया जाता है, डीडीसी पद्धति में अंकों का उच्चारण कैसे किया जाता है, टेलीफोन नंबर की तरह किया जाता है, ये आप नोट कर लेना। और डीडीसी पद्धति में क्लास नंबर कितने अंकों का बनता है, कम से कम 3 अंक का। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम बताना आप 3 अंकों का क्लास नंबर बनता है। डीडीसी पद्धति में कम से कम 3 अंकों का क्लास नंबर बनाया जाता है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। डीडीसी पद्धति में क्लास नंबर कम से कम 3 अंकों का बनता है। कितने अंकों का बनता है, 3 अंकों। सीसी में कितने अंकों का बनता है, 1 अंक का। ये भी ध्यान रखना, सीसी में 1 अंक से बनता है क्लास नंबर। तो सबसे छोटा क्लास नंबर किसका हो गया, सीसी का सबसे छोटा हो गया, डीडीसी का बड़ा क्लास नंबर हो गया। एक पॉइंट और है, डीडीसी के अंदर संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 भागों में विभाजित किया गया है। डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 भागों में विभाजित किया गया। मैं जब स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाई थी तब बताया था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट यानी यूनिवर्स सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे मैंने, तब आपको उस समय बताया था कि डीडीसी को संपूर्ण ज्ञान जगत में 10 भागों में यानी डेकार्टोमी में विभाजित किया गया है संपूर्ण ज्ञान। अब देखिए डीडीसी के विभिन्न विभागों तथा उप विभागों को 6 भागों में बांटा गया है। डीडीसी के विभिन्न विभागों तथा उप विभागों को 6 भागों में बांटा गया। अब नोट कर लीजिए, डीडीसी के विभिन्न विभागों तथा उप विभागों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने डिवीजन में बांटा गया, डीडीसी के भागों को 6 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ सकता है आपको 6 भाग बताने, कौन कौन से हो गए। पहला भाग हो गया मैन क्लास, जो डीडीसी के 000 से लेकर 999 तक है, यानी मैन क्लास 000 से लेकर 999 तक। फिर उसके बाद दूसरा है मैन क्लास के बाद फिर है डिवीजन के दूसरा विभाग, दूसरा हो गया यानी वर्गीकरण पद्धति करते समय किसी भी सब्जेक्ट जो भी आएगा, पहला मैन क्लास होगा, फिर डिवीजन होगा और तीसरा होगा सेक्शन खंड, फिर होता है सब सेक्शन, चौथा उपखंड, फिर 5वां है सब सेक्शन यानी उपखंड, और 6ठा स्टेप है माइक्रो सब सेक्शन यानी सूक्ष्म उपखंड में बांटा गया। इस तरह से डीडीसी को 6 विभागों में बांटा गया है। मैन क्लास हो गई, फिर डिवीजन बांटते हैं, फिर सेक्शन, सब सेक्शन और माइक्रो सब सेक्शन, इस तरह से 6 भागों में बांटा गया। तो आपको पूछ सकते हैं, नोट कर लिया गया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं, ये 6 सेक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे आप समझिए, इस तरह से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे डीडीसी के अंदर मैन क्लास है, जैसे आप एक सोशल साइंस ले लीजिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट ले लीजिए, सोशल साइंस होगी। सोशल साइंस के अंदर ये क्या हो गई, सोशल साइंस मैन क्लास का सब्जेक्ट हो गया यानी मैन क्लास। सोशल साइंस क्या होगी, मैन क्लास। और इसके क्लास नंबर कितने हो गए सोशल साइंस के, 300, और सोशल साइंस हो गई मैन क्लास। इसके मैन क्लास में नंबर हो गए 300 और मैन क्लास हो गई। अब इसको डिवीजन करते हैं। दूसरा इसके अंदर एजुकेशन के नंबर कितने हो गए, 370। ये क्या हो गया, इसके अंदर डिवीजन यानी विभाग हो गया। ये इसके अंदर विभाग हो गया, एजुकेशन डिवीजन हो गया, सोशल साइंस का विभाग हो गया। फिर इसके अंदर टीचिंग
एजुकेशन में भी टीचिंग हो गया सेक्शन, टीचिंग क्या हो गया सेक्शन। ये सब क्लास नंबर है ना डीडीसी में दिए हुए हैं, है ना। इसके अंक डीडीसी में दिए हुए हैं। जैसे सोशल साइंस को 300 से लिखते हैं, एजुकेशन को 370। इंपॉर्टेंट आप याद रखने ला, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन को डीडीसी में लिखा जाता है 370, आप याद रख लेना, इसको पूछ सकते हैं। डिवीजन हो गया, सेक्शन हो गया, फिर मेथड ऑफ टीचिंग क्या हो गया, ये हो गए 371.1 यानी 371.1। 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ये क्या हो गया सब सेक्शन यानी उपखंड। मेथड ऑफ टीचिंग का क्या हो गया 371.3, 371.3 मेथड ऑफ टीचिंग के लिए 371.3। फिर ऑडियो वीडियो मटेरियल यानी 371.33 यानी सब सेक्शन में बांट दिया इसको, और सब सेक्शन में बांटा यानी उपखंड में बांटा। और फिर लास्ट हो गया इसका, लास्ट पॉइंट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको 371.331 यानी माइक्रो सब सेक्शन। इस तरह से ये 6 विभाग हो गए, देख लो। 300 लिखते हैं मेन क्लास सोशल साइंस की, फिर एजुकेशन डिवीजन हो गया, टीचिंग क्या हो गया सेक्शन हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग क्या हो गया सब सेक्शन हो गया। और इसी तरह ऑडियो वीडियो मटेरियल क्या हो गया 371.33, इसको पढ़ते हैं 371.33 यानी 3 सब सेक्शन। और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग हो गया 371.33। ये इनके क्लास नंबर बने हुए हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से 6 विभाग बता दिए, वो विभाग में बांटा गया डीडीसी को, इसको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब डीडीसी की मेन क्लास देखते हैं। मेन क्लास के बारे में 3 समरीज में बांटा गया डीडीसी के सब्जेक्ट को, 3 समरीज में बांटा गया। इसमें फर्स्ट समरीज है जिसमें 10 मैन क्लास को बांटा गया। फर्स्ट समरीज के अंदर 10 मैन क्लास को बांटा गया है, मैन क्लास में बांटा गया। किसमें बांटा गया 10 मैन क्लास में बांटा गया। क्या किया गया 10 मैन क्लास में बांटा गया, कौन कौन सी। पहली 000 क्या लिखते हैं जनरलिटीज यानी जनरलिया यानी कृत्या, सामान्य कृत्या। दूसरी 100 नंबर किसको दिया है फिलोसॉफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन को। 200 रिलीजन को लिखते हैं, 300 मैन क्लास में सोशल साइंस को लिखते हैं, 400 लैंग्वेज को लिखते हैं, 500 प्योर साइंस को, 600 टेक्नोलॉजी को, 700 आर्ट्स को और कला को, और 800 लिटरेचर को और 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को लिखते हैं। इन मैन क्लास में से आपको याद करनी है, इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि रिलीजन को लिखते हैं मैन क्लास में डीडीसी में 200 से, सोशल साइंस को 300 से। अब इसी तरह सेकंड समरी के अंदर इसके क्या किया कि 100 डिवीजन में बांटा गया। सेकंड समरी को आप नोट कर लेना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड समरीज को बांटा गया यानी सेकंड समरीज को बांटा गया है। सेकंड समरीज को किसमें बांटा गया, सेकंड समरीज को कितने भागा में बांटा गया 100 डिवीजन में बांटा गया। इसी तरह थर्ड समरीज को 1000 सेक्शन में बांटा गया। क्या किया गया 1000 सेक्शन में बांटा गया। इसको तो डिवीजन में बांटा, फिर 1000 सेक्शन में बांटा एंड थर्ड समरीज को 1000 सेक्शन में बांटा गया थर्ड समरीज को। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा डीडीसी में कितनी समरीज है, कितनी समरीज यूज की गई। फर्स्ट समरीज में मैन क्लास को लिखा गया, सेकंड समरीज में 100 डिवीजन को बांटा गया मैन क्लास को, फिर इसी को आगे 1000 डिवीजन में बांटा गया। इस तरह से आप इसके अंदर आपको जैसे पूछ लेगा कि सेकंड डिवीजन के अंदर आपको पूछ लेगा सेकंड डिवीजन में बांटा गया, जैसे 300 सोशल साइंस में इसमें आपको पूछ लेगा एजुकेशन के नंबर। तो आपको एजुकेशन के नंबर क्या बताने हैं 370 एजुकेशन में। इस तरह से आपको याद करनी है इसकी, इसी के अंदर फिर 100 डिवीजन तक तो आपको याद होने ही चाहिए। और फिर इसी तरह 330 इकोनॉमिक्स के हो गए, 330 किसके हो गए इकोनॉमिक्स के हो गए। इस तरह से आपको ये याद करने हैं सब। ये मेरे पास डीडीसी की सेकंड समरीज है, आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए जनरलिटीज में देखिए लाइब्रेरी साइंस के लिए कितने नंबर लिखे हैं 202, तो आपको इस तरह से याद करना है। फिर इसी तरह देखिए फिलोसॉफी के लिए नंबर लिखे, इसमें देखिए रिलीजन के लिए जैसे आप इसमें देखिए सोशल साइंस में जैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए 310, पॉलिटिकल के लिए आपको नंबर पूछ सकते हैं सीसी का 320, फिर इकोनॉमिक्स 330, लॉ के लिए 340। फिर इसी तरह एजुकेशन के लिए देखिए आप 370, एजुकेशन के लिए देखिए 370, एजुकेशन के लिए कितने लिखे हुए एजुकेशन के लिए 370 मैंने अभी बताया है। इसी तरह आपको लैंग्वेज के सोशल, फिर इसी तरह देखिए प्योर साइंस के अंदर आपको फिजिक्स के 530 नंबर पूछ सकते हैं। फिर इसी तरह आपको केमिस्ट्री के पूछ सकते हैं, लाइफ साइंस के पूछ सकते हैं 570।
तो आपको 540 केमिस्ट्री के हो गए। इस तरह से आपको नंबर पूछ सकते हैं। तो आपको ये मेन क्लास हो गई और इनकी तीनों समरीज पढ़ ली है। अब आज हमने डीडीसी के विभिन्न यानी बेसिक बातें पढ़ ली हैं। डीडीसी के बारे में डीडीसी पत्ती का विकास क्रम देखा है, किस किस डेट को और किस पत्ती पर आधारित थी डीडीसी पत्ती। ये बेकन पत्ती पर आधारित भी कह सकते हैं। इस तरह से आप वो हैरिस पत्ती पर भी आधारित करके पूछ सकते हैं। और इन्होंने एमसर्ट कॉलेज के लिए पत्ती मेलविन डेवी ने बनाई थी और मेलविन डेवी ने जो बेसिक बातें बताई थी जो डीडीसी के बारे में जो हमने पढ़ा, इनकी मेन क्लास के बारे में पढ़ा, इनकी थर्ड समरीज के बारे में पढ़ा, सेकंड समरीज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीडीसी के विभिन्न संस्करण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि कौन से डेट को अभी तक 23 संस्करण आ गए हैं, उसको 1 से लेकर 23 तक पूरे संस्करण हमें पढ़ने हैं। उनके एक एक संस्करण की विशेषताओं के साथ हम पढ़ेंगे। जैसे हमने सीसी के पूरे 7 एडिशन पढ़े थे उसी तरह इनके भी 23 एडिशन हमको पढ़ने हैं। वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।